में साथ जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पांडे, हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जुड़ रहे हैं, और संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, क्योंकि जब परीक्षा हो जाती है तब एक्सपर्ट के साथ पेपर को लेकर चर्चा करना आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत बेहतरी और उसके सॉल्यूशन सामने रखता है। मनीष जी, पहला रुख मैं आप ही का कर लेता हूं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो मैंडेट हासिल किया है एनडीए के साथ, एनडीए के अम्ब्रेला के साथ, ये अप्रत्याशित है, ऐसा मुकेश कुमार सहनी भी कह रहे हैं, ऐसा इशारा स्टालिन भी दे रहे हैं, और सच तो ये है कि अंदर खाने ऐसा इशारा सभी दे रहे हैं। हालांकि राजद और कांग्रेस के खेमे से इस इशारे को स्वीकार करने वाली बातें नहीं सामने आ रही। लेकिन क्या वाकई ये जो मैंडेट मिला है, ये मैंडेट इस जीत के साथ ऐसी जिम्मेदारी सामने लाया है जिस पर मेरे ख्याल से हर महीने महागठबंधन के लोग आपके ऊपर टीका टिप्पणी जरूर करने वाले हैं? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, और मैंने परिणाम के बाद, या कहें कि रुझान के बाद, मैंने दोपहर में ही एक टीवी डिबेट में मैंने कहा था कि यह एनडीए के लिए चुनौती है। इस प्रकार का जब मैंडेट मिलता है किसी भी सरकार को, तो उसको या उससे बेहतर परफॉर्मेंस अगले चुनाव में कैसे सरकार कर पाए, उसके लिए बड़ी चुनौती होती है उस सरकार के लिए जो वाकई अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से समझती है, जिसको लगता है कि नहीं, जनता अगर देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। तो ये तो फटा है आप लोगों का। हाँ, नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। और देखिए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें कोई एक दिनों में नहीं हुआ है। जैसे कि वादा, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, तेजस्वी पत्र तो दोनों पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने किया था। बड़े बड़े वादे किए गए थे, हमसे भी बड़े वादे किए गए थे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका भरोसा कितना है जनता पर, जनता आप पे कितना भरोसा करती है। यह एक महत्वपूर्ण विषय जब चुनाव आता है ना, तो आ जाता है। और यही चीज हमने 2020 के भी चुनाव में देखा था, जब तेजस्वी जी 12,000 वोट के हिसाब से वो गठबंधन कम रह गया था, और जनता कहीं ना कहीं तेजस्वी जी पर विश्वास नहीं कर पाई थी, जबकि माहौल इस बात से कहीं बेहतर था। और इस बार जब झूठे वादे किए गए जनता के साथ, झूठी उम्मीदें जगाई गई, न होने वाले काम की चर्चा की गई, और प्रोपेगेंडा किया गया, खास करके लोकसभा के चुनाव में। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, हालांकि इसको आप राजनीतिक रूप से लेंगे, कि लोकसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा, वहां जो विधानसभा के चुनाव हुए, वहां की जनता ने इसी प्रकार से छप्पड़ फाड़ के वोट किया। लेकिन बिहार में स्थितियां कुछ इसलिए अलग रही कि यहां पर हमारी गठबंधन की सरकार रही है, यहां एनडीए सरकार के रूप में शामिल है, अकेले बीजेपी शामिल नहीं है। और यह नीतीश कुमार जी की जो यूएसपी रही, और बाद में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद डबल इंजन की जो ताकत बनी, और उससे जो भरोसा, अब जैसे हमने बाढ़ के रोकथाम पर चर्चा किया, मैं कम शब्दों में ही रखूंगा बात को। अब बाढ़ को अगर हमने मुद्दा बनाया अपने संकल्प पत्र में, तो उसके लिए पहले से 11,500 करोड़ रुपए हम दे रखे वहां के कोसी मेची परियोजना के लिए। यानी जो बातें हमने करी है अपने संकल्प पत्रों में, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के फंड से पहले से काम शुरू हो रखा है। तो जनता को के बीच में एक भरोसा कि नहीं, वो कहां से कर पाएगा और ये कैसे कर पाएगा। मैंने एक डिबेट में कहा था कि देखिए, 2006-7 में जो बच्चियां स्कूल जाती थी, जिनको साइकिल योजना, पोशाक योजना या छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला, सही कह रहे हैं, 2025 में वो बच्चियां मां बन गई जी, मां बन गई। और ये भरोसा तब से आज का भरोसा। आप उनको कहेंगे 10,000 दे दिया इसलिए वोट मिल गए, मुझे लगता है यही गलतफहमी विपक्ष को हो गई थी कि ऐसा नहीं होगा। ये एक दिनों का भरोसा नहीं है, यह लगातार चलने वाला भरोसा है, जिसकी वजह से इस तरह का मैंडेट आए। और विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस हो या राजद हो या कोई भी पार्टी हो, आपको मुकेश सहनी ने ही जो कहा, तो वो तो चुनाव हार गए थे 2020 में, जीत भी नहीं पाए थे। और तब हमने उनको अपने कोटे से एमएलसी बनाया, और हमने अपने कोटे से मंत्री बनाया, तब वो कहीं आज की तारीख में कहते हैं, राहुल जी की यात्रा में कह रहे थे कि वोट की ही ताकत है कि एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार सरकार में मंत्री बना रहे। भैया, आपकी कहां ताकत है? वो तो एनडीए की ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, जिसने हारे हुए व्यक्ति को भी एमएलसी बना दिया और मंत्री बना दिया। तो देखिए, ये जो ईमानदारी पूर्वक प्रयास था ना,
ये उसकी जीत है। और दी तो छप्पड़ फाड़ के जनता दी। जब भरोसा होता है जनता का तो यही है, सेवा मन से करो तो मेवा भी पूरा पूरे भरपेट खाओ। थोड़ा सा लड्डू वड्डू लेकिन बनवा के, लड्डू वड्डू बनवा के बंटवाइए तो वो बंटता नहीं दिख रहा, आप लोग खुद खा रहे हैं। खैर मैं खा नहीं रहे, मैं संजय मतलब खास स्वाद ले रहे हैं, जनता है। सार्थक रूप में लीजिए आप उस लड्डू का स्वाद ले रहे हैं, और उससे ज्यादा नहीं। मेरा कोई इसमें कमेंट नहीं था। लेकिन संजय जी, एक नियम होता है विज्ञान में कि एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता। 243 में से अगर 200 का मार्क कोई पार करता है तो एब्सोल्यूट के नजदीक जाता है चुनावी राजनीति में। क्या यहां पर जाना, इस ऊंचाई पर जाना अगली बार के पैमानों को और ऊंचा ले जाने से रोकेगा? फिर मजबूरी होगी कि बराबर तो रखा जाए और फिर टफ टास्क होंगे। लेकिन हारा कौन है यहां पर? क्या मुद्दे हारे हैं या फिर राजनीतिक दल हारे हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल हारे हैं। मुद्दे तो अभी भी वही है। क्या शिक्षा में बिहार बेहतर कर गया? क्या क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल गया? क्या स्वास्थ्य सिस्टम यहाँ का ठीक हो गया? क्या लोगों को नौकरी और रोजगार मिल गई? ये मैं मानता हूं कि मुद्दे तो अभी भी वही हैं। हाँ, राजनीतिक पार्टी हारी है कि एक बार फिर से एनडीए गठबंधन पर लोगों ने भरोसा जताया। अब ये कितने खरे उतरेंगे? अभी बता रहे थे ना कि कोसी मेची नदी को हमने जोड़ दिया तो इससे बाढ़ का प्रबंधन हो जाएगा। भाई, नदियों का पेट गाद से भरा हुआ है बिहार की नदियां, और जब तक वो पूरा गाद को हटाया नहीं जाएगा, ड्रेन आउट नहीं किया जाएगा, तब तक बाढ़ की विभीषिका एक नदी को कनेक्ट करने से नहीं रुकेगी। क्या नेपाल के साथ कोई एग्रीमेंट हो गया कि जो वो हिमालय जोन में जो बारिश होती है और उसके साथ जो नदियों के साथ गाद आती है और कोसी, कमला बलान और गंडक और ये बूढ़ी गंडक जो तूफान मचाती है उन इलाकों में, उसके लिए कोई एग्रीमेंट नेपाल सरकार के साथ हुआ कि भाई हम बैराज बनाएंगे और जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेंगे वो आपको दे देंगे, बदले में हमारे यहाँ बाढ़ से हम अपने लोगों को मुक्त कर देंगे। संकल्प पत्र में इसकी चर्चा है। तो बाढ़ मुक्त बिहार हो। अमित शाह जी कह रहे थे जमुई में कि 25 चीनी मिल हम शुरू कर देंगे, इंडस्ट्रियल जोन बनेगा बिहार, एआई और आईटी हब की बात की जा रही है। बिल्कुल, अगर ये अच्छी चीजें हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बिहार बढ़े, इतनी सीटों देने के बाद भी अगर बिहार रोजगार युक्त बिहार बने, पलायन मुक्त बिहार बने, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। मुद्दे नहीं हारे हैं, मुद्दे तो भी जस के तस है, मुद्दे वहीं खड़े हैं। जनता ने भरोसा जताया एनडीए पर, इससे मैं सहमत हूं। और जो इनके अपोनेंट्स पार्टी थी उन पर उन्होंने भरोसा नहीं जताया, और उसके कारण हैं। अगर कुछ चीजें इन्होंने दिया है जो विजिबल है, अच्छी सड़कें बनी है बिहार में, कौन डिनाई कर सकता है? गांव में बिजली पहुंची है, कौन डिनाई कर सकता है? और 125 यूनिट बिजली फ्री दे करके एक उसमें उन्होंने बूस्टर डोज दे दिया। अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके इंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर इन्होंने 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका दीदियों के माध्यम से तैयार किया 1,41,00,000 का, ये एक बड़ी बात है। अगर 35% रिजर्वेशन दे करके और डोमिसाइल दे करके बेटियों को मनोबल बढ़ाया कि तुम अगर शिक्षा में अच्छा करती हो, हम तुम्हें नौकरी भी देंगे और तुम्हें स्थानीयता का लाभ भी देंगे और स्कॉलरशिप की राशि भी देंगे, मैं मानता हूं कि ये एक कदम है। लेकिन फिर वही नीति आयोग की रिपोर्ट पर, चूंकि आपके पैनल में कोई विपक्ष के लोग नहीं बैठे हुए हैं, तो शायद वो ज्यादा बेहतर तरीके से और चीजों को रख लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो आपने सवाल पूछा उसका पिन पॉइंटेड आंसर है, मुद्दे अभी भी वहीं के वहीं हैं। और मुद्दे जब वहीं हैं तो अगर इतना बड़ा मैंडेट, लैंडस्लाइड विक्ट्री आपको मिली है, तो आपसे उम्मीदें, अपेक्षाएं भी उतनी ही बड़ी हो गई। ठीक है संजय जी, एक बार फिर आपसे ही शुरू करता हूं। संजय जी, इस सवाल को फिर वापस अब लौटा के ले जाऊंगा, पहले आपसे और फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। संजय जी, ये चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं, कहीं बहुत अब खुलकर मनोज झा ने भी इस बारे में बोला, सहनी साहब भी बोल रहे हैं, बाकी और लोग भी बोल रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि महिलाओं की नब्ज तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है कि गांव की महिला, कस्बे की, शहर की या फिर बड़े महानगर हैं जो बिहार के, जैसे पटना की बात करें, ये महिलाओं की सोच अलग है, लेकिन अक्रॉस द फीमेल वोटर्स एक जैसी पहुंच बना लेना, ये इस पूरे चुनाव का एक टर्निंग पॉइंट रहा। क्या ये पूरे देश को एक संदेश दे रहा है बिहार का चुनाव, संजय जी? जी बिल्कुल दे रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, 1 मिनट हमें समय देंगे तो। नीतीश कुमार ने जो ट्रांसफॉर्म किया है महिलाओं को, वो जनरेशनल पॉलिसी स्कीम के तहत उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। वो कोई 2025 में मनोज झा जी को और मुकेश सहनी को दिखाई पड़ रहा है तो वो अलग दृष्टि से देख रहे हैं। बिहार जो कास्ट रिडन सोसाइटी है, जहां जातीय खांचे और सांचे में बटा हुआ समाज, जिसमें पुरुष भी हैं महिला भी हैं, उसको डाइल्यूट करना और फिर उन महिलाओं का एक अलग कंस्टिट्यूएंसी तैयार करना, ये कोई 1 साल का करिश्मा नहीं है जी। ये 2005 से योजना शुरू होती है, 6 में, जब वो महिलाओं बच्चियों को साइकिल पोशाक मिलती है और वो कतारों में जब महिलाएं जाती हैं, वो बच्चियां जाती हैं हाई स्कूल में पढ़ने, वो साहस नीतीश कुमार ने दिया। ये 6 में और 7 में नगर निकाय चुनाव और पंचायतों में 50% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए एक बड़ी बात थी। वर्ल्ड बैंक से 60,000 करोड़ रुपए का ऋण लेकर के और जीविका दीदी साथ में योजना शुरू करना, ये कोई बहुत आज की बात नहीं है। और उसके बाद क्रमशः उनको नौकरी में रिजर्वेशन, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, और उसके बाद सेल्फ इंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको महिला उद्यमी योजना से जोड़ना, और बाद में फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 10,000 रुपए की राशि मुहैया कराना। देखने का नजरिया उनको लग रहा है कि बस ये अभी कुछ इन्होंने शुरू किया और वही एक नैरेटिव बन गया, और वो महिलाएं जो थी, वो रूरल महिलाएं जो थी, अर्बन डिस्कोर्स की महिलाएं जो डिस्कोर्स में चीजें आ गई, और बस ये एनडीए के साथ महिलाएं खड़ी हो गई। ये जनरेशनल पॉलिसी का पार्ट है जिसको 2005 में नीतीश कुमार आप सही कह रहे हैं सर। मैं यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने अपनी बात को रख दिया पूरी तरीके से। ये आज ये पौधा इतना बड़ा वृक्ष बना है ऐसा नहीं, आप यही कह रहे हैं, और ऐसा ही कुछ मनीष जी भी कह रहे थे कि इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो हल समझ में नहीं आएगा, इसको पीछे से देखा जाएगा तो शायद समझ में आ जाएगा कि आज ये परिणाम क्यों मिल रहे हैं। शायद इसीलिए बीजेपी एक लंबी प्लानिंग के साथ चल रही थी, और जो वर्तमान विपक्ष अब भी है और जो कमज़ोर विपक्ष है वो भी सोच रहा था कि हम कमाल कर देंगे। मनीष जी, क्या मतलब, क्योंकि आप बीजेपी से हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब किस तरफ टिल्ट करेगा, लेकिन वो होना लाजमी भी है। सवाल मेरा ये है कि क्या जातीय खांचों में फिट बिहार, जो पहले जातीय और साथ ही धार्मिक खांचों में भी फिट था, जहां पर माई समीकरण को इतना प्रचारित किया गया कि अब भी अगर माई की बात करते हैं तो लोग महिला युवा की बात नहीं करते, लोग मुस्लिम यादव समीकरण तुरंत सोचते हैं, इतना दिमाग में बैठ गया है, वहां बीजेपी ने या प्रधानमंत्री ने क्या इसकी तोड़ खोज ली है कि बिहार इन सब चीजों से हटकर वोट कर रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और संजय जी ने अभी जितनी बातें कही उसमें जो बातें छूट गई संजय जी से, या यूं कहें कि वह विषय नहीं था इसलिए संजय जी ने नहीं रखी, वो विषय, वो सवाल आपने पूछा है। और देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क क्या है। फैक्ट है कि 2020 में बहुत टाइट इलेक्शन हुआ था, बहुत टाइट इलेक्शन हुआ था, नो डाउट। 2020 से 2025 में वो कौन से वोटर थे जिसने ये प्रचंड बहुमत दे दिया? देखिए, सच्चाई यह है कि वो जो सबका साथ और सबका विकास, और एक नारा है कि न्याय के साथ विकास, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं। फैक्ट यह है कि हमने जो माई समीकरण कह दें या कास्ट वो बेस वोटिंग कह दें, उसमें हमने अपने विकास के माध्यम से सेंधमारी की है। आज यही वजह है कि यह जो रिजल्ट आपको देखने को मिला है, उसने, क्योंकि हमने भेदभाव नहीं किया ना, बिजली पहुंची तो हर टोले हर मोहल्ले में पहुंची। Exactly. अगर स्वास्थ्य की सुविधा पहुंची, अगर ये जो विकास हुआ ना, उसमें भेदभाव कुछ नहीं हुआ। पुल बने, पुलिया बने तो हर जगह के बने, हर इलाके के बने। जहां हमें वोट नहीं मिलता था, जिन जिलों में हम कमजोर थे, हमें सीटें ज्यादा नहीं मिलती थी, उन जिलों में उसी अनुपात में पुल पुलिया बने, सड़कें बनी, बिजली गया।
तो मैं एक सभा को संबोधित कर रहा था चुनाव में संजय जी, मैं आपको बताऊं वहां करीब 5,000 की भीड़ थी। मैंने हाथ उठवाया कि इसमें से कोई एक व्यक्ति बताइए जिसके घरों में बिजली नहीं पहुंची है। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हाथ उठाए कहे कि मेरे घरों में बिजली नहीं पहुंची है। देखिए, यह विकास है, उसमें जात पात या ये जो बिहार बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती थी वह पॉलिटिक्स ये बदला है। बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति की दशा और दिशा पिछले 11 वर्षों में बदली है, जिसमें बिहार सबसे प्रथम अग्रणी में रहा, क्योंकि यहाँ जात पात सबसे ज्यादा होता रहा था और ये जात पात की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अगर 10,000 रुपए का लाभ पहुंचा तो सबको पहुंचा, बिजली पहुंची तो पहुंची। तो इसलिए यह फैक्टर यहाँ पर इस चुनाव में नहीं रहा। लेकिन मुद्दों के जहां तक बात होती है संजय जी से मैं थोड़ा सा यहाँ इत्तेफाक नहीं रखता। संजय जी मेरे आइडियल हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं और बड़ा न्यूट्रल होकर विश्लेषण करते हैं। लेकिन देखिए क्या है कि एक समय था जब 23,885 करोड़ का बजट था, आज 3,16,895 करोड़ का अगर बजट हो गया तो ये मुद्दों के कारण ही यह संभव हो पाया। लगातार प्रयास करने से आर्थिक विकास दर अगर 4.8 से 11.9% हो गया तो कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण सड़कें 384 किलोमीटर से 1,17,000 किलोमीटर की अगर हो गई है तो इस पर वर्कआउट हुआ है ना। तो ये मुद्दे जो वो उठा रहे थे चुनाव में, वो मुद्दे उनके चले नहीं इसीलिए कि ग्रामीण सड़कें उस घर उस परिवार तक पहुंची। वो विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो था कृषि का। मनीष भाई, आपकी इसी बात पर आता हूं। मैंने कुछ आलोचकों को यूट्यूब सोशल मीडिया है उसमें मैंने उनको सुना और वो ये कह रहे थे कि जब वो बिहार के गांवों में इन प्रचार के दौरान पहुंचे कि लोगों से पूछा जाए कि क्या हुआ, तो उन्हें अपनी गाड़ी से उतरना नहीं पड़ा, ठीक गांव तक वो अपनी गाड़ी से पहुंचे। नहीं तो पहले गाड़ी 1 किलोमीटर दूर छोड़ते थे और फिर किसी तरह से पगडंडी पर जाकर गांव पहुंचते, तो सड़कें बनी, ये वो आलोचक भी मान रहे हैं। लेकिन यहां पर इससे इतर कि जीत किन मुद्दों पर हुई, लोगों ने क्या वर्डिक्ट दिया। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार कहे जाने वाले लालू यादव परिवार में एक घमासान और छिड़ गया। बेटी रोहिणी आचार्य जो इस बात से फेमस थी पूरी दुनिया में कि उन्होंने अपने पिता के लिए अपनी किडनी तक देने में हिचक नहीं महसूस की, कल वो एयरपोर्ट पर जिस हालत में थी, उन्होंने तो यहां तक कहा कि मुझ पर चप्पल उठाई गई, गालियां दी गई। एक बेटी अपना घर अगर रात में छोड़ती है तो 2 वजहों से, या तो उसके ससुराल में कोई इमरजेंसी आई है या फिर परिवार में कुछ ऐसा हो गया है जिससे उसे मायके में नहीं रहना पड़ रहा। क्या कहा रोहिणी आचार्य ने पटना एयरपोर्ट के बाहर और फिर दिल्ली पहुंच के, दोनों बातें सुनते हैं। ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, तो जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, जमीन क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। का सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। एक परिवार के विवाद को राजनीतिक चर्चा का केंद्र नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जब परिवार के विवाद के केंद्र में जो हो वो सार्वजनिक व्यक्तित्व हो, वो चुनाव लड़ चुकी हो, वो डॉक्टर हो भले प्रैक्टिस ना करती हो, उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिस मिसाल की दुहाई दी गई थी। मनीष जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। मनीष जी, मेरे को 20 सेकंड सुनिएगा जरूर।
रोहिणी आचार्य का एक्सपोस्ट। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया मैं गंदी हूं, मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी मैंने लगवाई। मैं बोलूंगी कि आज के बाद किसी के घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। कल एक शादीशुदा महिला, एक बहन, एक बेटी, एक मां को जलील किया गया, मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। अरे छोड़िए, हम किसी राजनीतिक परिवार के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मनीष जी, आपकी सरकार अब आने वाली है। एक महिला अगर जाकर किसी पुलिस के दरवाजे पर खड़ी होती है या हिम्मत भी नहीं करती है, वो अपनी बात पोस्ट करके भी कह देती है, एक घरेलू हिंसा का मामला तो दिखाई पड़ता है ना। क्या डॉक्टर रोहिणी आचार्य का यह दर्द कि उनको इतने गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई और रात में उन्हें घर छोड़ना पड़ा, ये क्या कोई कानूनी एक्शन लेने के लिए आपको मजबूर नहीं करता है मनीष जी, एनडीए की सरकार को? आपने ऐसे सवाल किए हैं जो मेरे लिए मैं बहुत देखिए मुखर होकर बोलता हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब राहुल गांधी वोट अधिकार की यात्रा कर रहे थे बिहार में और जैसे जैसे आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पर कि सीधा चुनाव आयोग को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी? देखिए, लोकतंत्र में कभी कभी व्यवस्था सिस्टम के हाथ बंध जाते हैं, वह उसकी मजबूरी होती है। आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं निश्चित होना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं मनीष भाई कि महिला सम्मान पर पूरा चुनाव लड़ा गया और विपक्षी भी कह रहे हैं। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बड़ा गंभीर विषय आपने उठाया और मैं भी इसको राजनीतिक रूप से इसका जवाब नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल एक प्रवक्ता के रूप में मैं दिल से आपको इसका रिप्लाई दे रहा हूं। लेकिन आज की तारीख में बिहार में जिस प्रकार से या देश के अंदर जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से गंदी राजनीति की जा रही है, चाहे वह अडानी के मामले में हो या अन्य दूसरे मामलों में, आज अगर आप कार्रवाई करते हैं, एफआईआर करते हैं, तो उसका क्या स्वरूप दिया जाए? ठीक है, मैंने कहा कि वह आपका कहना बिल्कुल सही है कि खुद से कॉग्निजेंस लेना चाहिए, कोर्ट को लेना चाहिए इस विषय में। आप पुलिस प्रशासन को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब एक तरफ स्तर इतना गिर जाए किसी भी विषय का, किसी भी मतलब रूप से, कि भाई और बहन, किडनी देने वाली बहन कहे कि मेरे ऊपर आरोप लगा कि, मतलब पहली बार सुनने में आया कि किडनी भी गंदा और साफ होता है क्या? और मुझे नहीं लगता कि रोहिणी आचार्य ने, राजनीतिक रूप से हम विरोधी हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने कोई इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना होता तो चुनाव के पहले लेती, इस तरह की बातें करती। और अगर उसके ऊपर चप्पल उठाया गया या उसने जो, देखिए एक बात आपको बता दें, आप तो आज की तारीख कह रहे हैं ना, चुनाव के पहले ऐश्वर्या राय के साथ जो व्यवहार हुआ या ऐश्वर्या राय ने जो आरोप सीधा सीधे राबड़ी देवी पर लगाए, लालू प्रसाद के मुंह सिल गए, उस पर तो कुछ भी वक्तव्य नहीं निकला। सही कह रहे हैं आप। और आज जो रोहिणी आचार्य के ऊपर जो हुआ है, जिस प्रकार से वो बोली, और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, अब संजय जी बैठे हैं, थोड़ा विश्लेषण करेंगे इसका। अभी रोहिणी आचार्य की आवाज दिल्ली पटना एयरपोर्ट पर और दिल्ली एयरपोर्ट जाने के बीच में, जब दिल्ली एयरपोर्ट उतरी तो उनकी आवाज फंस गई थी, यानी पूरे रूंधी हुई थी, वो आवाज रूंधी हुई थी, रोने वाली थी। मैं वही कह रहा हूं कि पूरे रास्ते वो रोती हुई गई होगी, तब उसकी आवाज बैठ गई, वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। सोचिए जरा सा, एक किडनी की महिला का इन लोगों ने कितना बुरा हाल किया, और वो भी आरोप किस पर लगे? 2 बाहरी लोगों पर और एक भाई पर, और 2 माता पिता जो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है कि आपने अभी तक बिहार वासियों को, बिहार के मतदाताओं को, जो उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, उसके प्रति अभी तक आपने आभार जताने का भी उचित नहीं समझा कि हम उनको जो भी मैंडेट दिया है, जो लोग आपके समर्थक थे, जो वोट दिए, उनके प्रति कम से कम आप सार्वजनिक रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आप आभार प्रकट कर दीजिए। लेकिन बहन गई थी, कुछ तो 2 लाइन शब्द कुछ तो लिख देते। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि आपने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर सकती थी, क्यों नहीं कर सकती थी? लेकिन आज अगर कार्रवाई होती तो आप विमर्श करने के लिए उस विषय पर बैठती कि कार्रवाई उचित था या अनुचित था। दिक्कत यह हो जाती है कभी कभी। इसीलिए मैंने कहा ना कि देखिए, जो सही राह चलता है ना,
जो ट्रेन में टिकट लेके चलता है ना, उसके लिए ही चेकिंग है कि तुम स्लीपर में बैठे हो, जी एसी क्लास में बैठे हो, जी। सेकंड एसी में बैठे हो जी। या फर्स्ट क्लास में बैठे हो। नियम लेकिन जो मान। विदाउट टिकट चलता ना, ये दुर्भाग्य है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन यह जो घटना घटी है ना, देखिए यह पाप का घड़ा भर गया है पूरी तरीके से, और यह अब धीरे धीरे दरक रहा है, और अब ये और दरकेगा। अभी तो यह शुरुआत हुई है, अभी तो ये, इसलिए मैंने कहा कि देखिए अत्याचार का अंत होता है, मैं यही कहता हूं, और इसमें सब लोग गुनहगार हैं। मैं तो सीधा कहूंगा, जिस दिन ऐश्वर्या राय के बाल खींचे जा रहे थे, उस दिन क्यों घर की सारी महिलाओं के मुंह सिले हुए थे एकदम। अगर उस समय अगर कोई खड़ा हो जाता बोलने के लिए, तो आज वह बेचारी उस महिला को, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि किसको किसको सेव करेंगे, किसके किसके पक्ष से बोलेंगे, क्या करना है इसका। लेकिन द्रौपदी, सच्चाई यही है कि द्रौपदी ने तो देवव्रत भीष्म के ऊपर भी कहा था कि जब भरे दरबार द्रौपदी के साथ ये हो रहा था तो खामोश वो भी थे। लेकिन